नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं दिनेश अवस्थी। आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम सियासी दल अपनी अपनी जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं। ऐसे में उन मुद्दों को हवा भी मिली हुई है जिनका चुनावी में खासा असर दिखाई दे सकता है। बात राष्ट्रवाद की हो, जातिवाद की हो, समाजवाद की हो या फिर हिंदुत्व की, मूलभूत मुद्दों से हटकर सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। ऐसा ही एक मुद्दा है ओबीसी आरक्षण का। उत्तर प्रदेश में सभी दलों की नजर ओबीसी समुदाय के वोट बैंक पर है, जिन्हें साधने के लिए सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक जाति की जमावट में लगे हुए हैं। सोमवार को लोकसभा में मोदी सरकार ने ओबीसी से संबंधित 127वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसके तहत राज्यों को भी ओबीसी लिस्ट तैयार करने का अधिकार मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश की भी ओबीसी की एक बड़ा वर्ग है जो राजनीति की दशा और दिशा दोनों तय करता है। उत्तर प्रदेश में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग प्रदेश की 39 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 79 जातियां ओबीसी की सूची में शामिल हैं। इनकी आबादी प्रदेश की कुल जनसंख्या का 54% मानी जाती है। अब तक उनके पास कुल 70 जातियों के प्रतिवेदन आए थे, जिनमें से 39 प्रतिवेदनों को मानकों के आधार पर विचार करने के लिए चयनित किया गया है। इनमें से 24 जातियों की आबादी अन्य विषयों पर सर्वे कराया जा चुका है। सर्वे में आए तथ्यों पर यह विश्लेषण किया जा रहा है कि इसके अलावा 15 अन्य राज्य हैं जिनमें जाति का सर्वे करवाया जाना बाकी है। सर्वे पूरा होने के बाद इन जातियों को भी ओबीसी की सूची में अधिसूचित करने का निर्णय लिया जाएगा। तो वहीं ओबीसी आरक्षण पर तमाम दल सरकार के साथ तो हैं, लेकिन कांग्रेस ने ओबीसी से संबंधित संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए आरक्षण की 50% सीमा को भी हटाए जाने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार आरक्षण की 50% की सीमा को हटाने पर विचार करे, जिससे महाराष्ट्र में मराठा समुदाय और दूसरे कई राज्यों में लोग हैं उनको इसका लाभ मिल सके। सदन में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह कहा कि विधेयक सरकार उत्तर प्रदेश एवं कुछ राज्यों में चुनाव को ध्यान में रखकर लाई है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके पास बहुमत है तो किसी की भी परवाह नहीं है। बहुमत के बाहुबल से आप सबको झुकाना चाहते हैं, लेकिन जनता की आवाज के सामने आपको झुकना पड़ा। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में चुनाव हैं तो आप ये लॉ ला रहे हैं ताकि लोगों को खुश किया जा सके। तो इस तरह के तमाम आरोप प्रत्यारोप भी चल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे बिल में एक देखने को मिल रही है कि कोई भी दल इसका विरोध करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वोट सभी को चाहिए। ओबीसी का वोट सभी को चाहिए। इसका विरोध कोई नहीं कर सकता, भले ही 50% से ज्यादा इसकी सीमा पहुंच जाए या 80% इसकी सीमा पहुंच जाए। उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति का कितना महत्व है ये आप भली भांति जानते हैं। आज इसी विषय को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। आलोक वर्मा जी बीजेपी से प्रवक्ता रहेंगे और मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी से, राजीव उपाध्याय जी बहुजन समाजवादी पार्टी से। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला मेरा सवाल मनोज यादव जी आपसे है। समाजवादी पार्टी के आप पक्ष रखते हैं। समाजवादी पार्टी की भी शैली एक जातिगत वोट हासिल करने की रही है, एक उसका भी एक अलग वोट बैंक है। लेकिन जिस तरह से ओबीसी जो बिल नया पेश किया गया, 27% आरक्षण की बात कही गई, कांग्रेस ने कहा है कि 50% से ऊपर ये मैटर जा रहा है, लेकिन खुलकर विरोध कोई नहीं कर रहा, सपोर्ट सब कर रहे हैं। बैलेंस किया जा रहा है, सब कुछ बैलेंस किया जा रहा है। जैसे ही नीट में मोदी जी ने 27% पिछड़ों को आरक्षण दिया, ठीक वैसे ही आज अभी आपने अपने वक्तव्य में कहा कि तमाम सारी जातियों को फॉरवर्ड से बैकवर्ड बनाने की कोशिश की जाएगी और उनको पिछड़ों में शामिल किया जाएगा। मोदी जी सिर्फ और सिर्फ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश में। वो ना तो किसी का अधिकार देने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही जो पिछड़े समाज की बात कर रहे हैं, बीजेपी जो इतना आतुर होकर सामने आ गई, ना तो उस पर किसी तरीके का अब तक कोई एक ठोस कदम उठा पाई है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सरकार की मंशा नहीं अच्छी होगी, निश्चित तौर पे सरकार की मंशा अच्छी होगी, लेकिन क्या सरकार जो काम कर रही है उससे पहले, कोई भी कार्य करने से पहले आपको पता होना चाहिए
कि हमारा जो नेचर होता है वो पता चल जाता है कि इस काम के प्रति कितना सचेत है। तो मैं इस सरकार से ये पूछना चाह रहा था कि अगर आप बैकवर्ड के इतने हितैषी हैं तो आप विश्वविद्यालय में, केंद्रीय विश्वविद्यालय में और रेलवे में और जितने भी जगह पे आरक्षण की जरूरत है और आरक्षण के पद खाली हैं, तो वो क्यों खाली हैं? अब तक तो मोदी सरकार को भर देना चाहिए था, लेकिन लगातार आप अगर उठा के देखेंगे तो कोई 100, 200, 300, 500 पद नहीं खाली है, हजारों हजार पद खाली है। और अगर पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट का देख लिया जाए तो उसमें तो एक लाखों की संख्या है जो रिक्त है, अभी भी खाली पड़ी है जगह। तो उसमें बड़ा आरक्षण ओबीसी का भी है, दलितों का भी है, फॉरवर्ड का भी है। तो सरकार दे कहां रही है, किसको क्या देना चाह रही है, ये बताए ना सरकार, हम तो जानना चाहते हैं। और एक बड़ी बात कहना चाहूंगा आपके चैनल पे, आरक्षण दे रहे हैं ना, प्रवासी लूट रहे हैं, तो ये सब आरक्षण वाली संस्थाएं जिनमें देना है उनको बेच कौन रहा है? बेच भी तो आप रहे हो। जब उन संस्थाओं को बेच ही दोगे, उनका निजीकरण कर दोगे, तो आरक्षण कहां, बाबा जी के मंदिर में दोगे क्या? आरती कहने के लिए दोगे क्या कि हमको बैकवर्ड को घंटा बजाने को मिलेगा वहां पे, या शंख बजाएंगे? क्या करेंगे? ये भी तो मोदी और योगी को बताना पड़ेगा। आप दे क्या रहे हो, बचा क्या है, कौन सी रिक्तियां बची, कौन से विभाग बच रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में? और उत्तर प्रदेश का तो हाल उससे भी है बुरा। कारण क्या है? आप सारी नियुक्तियां एडॉप्ट कर रहे हैं, एजेंसियों के थ्रू कर रहे हैं। फोर्थ क्लास की नौकरी सरकारी पाने वाला, पानी पिलाने वाला, फाइल उठाने वाला हमारा जो चपरासी होता है वो अपने परिवार को आगे बढ़ा देता है। गरीब का बेटा करता है चपरासी की नौकरी, किसी आईएएस का बेटा नौकरी करने नहीं जाता है, किसी नेता का बेटा करने नहीं जाता है, वो आप एजेंसी के माध्यम से ठेकेदारी प्रथा पे दे रहे हो। तो दे क्या रहे हो? आरक्षण का झुंझुना बजा रहे हो और आप सब कुछ खत्म किए दे रहे हो। निश्चित तौर पे ये षड्यंत्र है भाजपा का। और मैं एक बात लगातार कहता हूं कि जो पक्षी के बच्चे होते हैं, अंडे होते हैं, उनकी रक्षा कोई काला नाग या कोबरा नहीं कर सकता। ठीक बीजेपी वैसे ही है, बीजेपी एक काला नाग है, ना तो वो दलितों पिछड़ों के आरक्षण की रक्षा कर सकती है और ना ही उनके सैद्धांतिक अधिकारों की। चलिए राजीव जी, बहुजन समाजवादी पार्टी भी जाति की राजनीति करती रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुजन समाजवादी पार्टी ने पहले दलित वोटों को लेकर के बहुत कोशिश की थी और स्वाभाविक है उनके तरफ एक तरफा वोट जाते भी थे, लेकिन अब कुछ समय से वो वोट बैंक खत्म हो गया है लगभग। अब ब्राह्मणों की लेकर के नए कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, सम्मेलन किए जा रहे हैं। ओबीसी को लेकर के भी कोई दल ऐसा नहीं है जो उनके विरोध में बोल जाए, या जिस तरह से बिल पास हुआ कि उसको बीच में कोई छेड़ता, सब सर्वसम्मति से बिल को पास किया गया। आप किस तरह से देखते हैं इस पूरी जाति की जमावट को जो बीजेपी की तरफ से अब किया जा रहा है, जो सरकार इन चीज़ों को लेकर आ रही है? क्योंकि सरकार पर आरोप ये लग रहे हैं कि चुनाव नज़दीक आते ही इस तरह के सिस्टम जमाना शुरू किया जा रहा है, लेकिन बुराई भी तो कोई नहीं कर रहा, रोक भी तो कोई नहीं रहा। राजीव जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए राजीव जी से हम दोबारा से जुड़ेंगे। हमारे साथ आलोक वर्मा जी भी बने हुए हैं। आलोक जी, आप किस तरह से देखते हैं जो तमाम बातें अभी मनोज यादव जी ने भी तमाम आरोप लगाए कि किस तरह से बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति कर रही है, जबकि मेन काम जो होने चाहिए, मुख्य काम, जो मुख्य लाभ ओबीसी को मिलना चाहिए, वो नहीं दे पा रहे हैं। सिर्फ आरक्षण देने से क्या होगा? अच्छा शब्द यूज किया, जाति की जमावट। जाति की जमावट तो समाजवादी पार्टी, बसपा और दूसरे दल करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें, पूरे देश में अगर देखें, तो बहुत सारे जातिवादी दल खड़े हैं जो अपने अपने तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से हमें वोट बैंक बनाना है और किस तरीके से इलेक्शन की बतरनी पार करनी है। बीजेपी क्या कर रही है सर? बीजेपी क्या कर रही है? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मुझे बताने तो देंगे आप। हम क्या कर रहे हैं? हमने सवाल पूछ लिया, अब बीच में आप टोकेंगे तो जवाब कैसे आएगा? चलिए, समाजवादी पार्टी एक खास वोट बैंक लेती है, उनके लिए पिछड़ों का मायने क्या है? सिर्फ यादव। भारतीय जनता पार्टी जो जिसकी हिस्सेदारी है उसको उसका हिस्सा देना चाहती है, दे रही है। आपने देखा होगा मेडिकल की परीक्षा में, अभी खुद जिक्र किया आपने, बहुत दिनों से मांग थी मेडिकल की परीक्षाओं में, केंद्रीय कोटे में उसमें आरक्षण मिलना चाहिए, तो पिछड़ों का आरक्षण दिया।
अगर मांग थी तो आरक्षण दिया, तो क्या गलत किया? अब नहीं, विरोध किसी ने नहीं किया, विरोध किसी ने नहीं किया। नहीं, तो अगर विरोध किसी ने नहीं किया, अगर अच्छी बात है तो इससे क्या हर्ज है? तो जाहिर सी बात है, आप उसको चुनावी नजरिए से क्यों देखेंगे? भाई एक काम होता है सरकार का, और सरकार में हम हैं, तो मुझे लगता है कि हमारा दायित्व का हिस्सा है और उस दायित्व को हम पूरा कर रहे हैं। सदन में हम बिल लेकर के आए हैं, उस पर समर्थन भी मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है राज्यों का हाथ खुल जाएगा कि बहुत सारी जातियां, करीब करीब उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो 70 जातियां हैं जो ये मांग कर रही हैं कि उनको पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए, उस सूची में शामिल किया जाए। अब जब ये संविधान संशोधन विधेयक पास हो जाएगा तो जाहिर सी बात है राज्यों का हाथ खुल जाएगा। बहुत सारी जो जातियां हैं जो ये मांग रख रही हैं कि उनको पिछड़े वर्ग में शामिल होना चाहिए, वो अपनी बात रख रही है, सरकार भी उसमें सहमत है, लेकिन अभी तक हाथ बंधे थे। अगर केंद्र सरकार हाथ खोल रही है तो इसमें मुझे लगता है कि ये तो मनोज भाई के खुश होने की वजह होनी चाहिए। बहुत सारी मांगे बहुत इस तरह की जो कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो भी ये मांग कर रहे थे कि नीट में आरक्षण होना चाहिए। अगर नीट में आरक्षण सरकार ने कर दिया है तो उनको किस बात की खलबलाहट हो रही है? मुझे लग रहा है कि उनका जो वोट बैंक है, जिस आधार पे वो दूसरे वोट बैंक को अब शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनकी सरकार थी 2012 से 2017 के बीच में, बहुत पीछे तो हम जाना ही नहीं चाह रहे हैं। जब 2012 में सभी पिछड़े वर्गों को शामिल करके लाए थे, लुभावना झुंझुना बजाकर वो लाए थे, दूसरी पिछड़ी जातियां भी समाजवादी पार्टियों के साथ शामिल हुई थी, तो क्या मिला उनको? 2012 से 2017 के बीच में अगर आप देखें तो पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे थानों में जो नए अधिकारी सिलेक्ट हुए थे, जो हायर पोस्ट था, उस पर कौन लोग थे? पिछड़ों के नाम पर केवल यादव। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अगर सभी पिछड़ा वर्ग, सभी पिछड़े लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश कर रही हैं, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को बहुत खलबलाहट नहीं होनी चाहिए। उनको तो मुझे लगता है जश्न मनाना चाहिए कि उनकी मांगे जो हो रही थी उनको भी हम पूरा कर रहे हैं। तो ये हमारा दायित्व का हिस्सा है, इसको चुनावी नजरिए से क्यों देखना? लेकिन कांग्रेस ने भी आरोप लगाया, राहुल गांधी ने ये कहा है कि 50% की सीमा को पार कर रहे हैं, कम से कम इसका ऐसा बैलेंस बनाया जाए कि जो और दूसरे राज्य हैं उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। महाराष्ट्र के मराठा समुदाय का उन्होंने जिक्र किया। बिल्कुल ठीक बात है। उनकी जो वाजिब वजह होंगी, निश्चित रूप से जो बातें वो कह रहे हैं वो भी केंद्र सरकार देखेगी, तो और वो निश्चित रूप से सदन में उस चीज को रखेंगे जो जरूरी होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जात जमात के हिसाब से और खास जात जमात के हिसाब से काम नहीं करती। वो उतनी ही सरकार हिंदुओं की है, उतनी ही मुसलमानों की, उतनी सिखों की, उतनी ही ईसाइयों की। साथ ही हिंदुस्तान में जितनी भी जातियां हैं सभी की भारतीय जनता पार्टी सरकार सभी के लिए बराबर सोचती है, चाहे वो दलित हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे पिछड़े वर्ग में शामिल हो, चाहे अगड़ी जातियां हो। तो अगर कोई सोचता है कि भारतीय जनता पार्टी जातियों के हिसाब से काम करती, तो बिल्कुल काम नहीं करती। हम विकास के आधार पे हम अपना एजेंडा जो लेकर के हम शुरुआती दौर से चले, हम साफ कुछ छुपाते नहीं है। हम अगर सरकार बनाएंगे तो किस तरीके से 5 साल में आगे बढ़ेंगे, उन 5 सालों का पूरा खाका खींचते हैं, उसी के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। आप चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार देख लीजिए, चाहे केंद्र की सरकार देख लीजिए, जो हमारा घोषणा पत्र था, जो हमारा मंथन था, जो हमारा विचार था, उन्हीं विचारों पर को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। चाहे वो कश्मीर में तभी आपके सभी सांसदों को लगाया गया है कि 5 साल की उपलब्धियां लोगों को जाकर बतानी है। राजीव जी, बिल्कुल हम लगातार निश्चित रूप से बताते हैं और निश्चित रूप से ये हमारा कर्तव्य का हिस्सा है कि हमने हमारी सरकार ने जो काम किया है वो निचले स्तर पे जाना चाहिए, और इसका फायदा भी हमें उत्तर प्रदेश में मिला है। पिछले 5 साल की ही बात कर लें, पिछले 5 साल में जो भी इलेक्शन हुआ है, चाहे 2017 का इलेक्शन हुआ हो, चाहे 2019 का इलेक्शन हुआ हो, चाहे 2021 का इलेक्शन हुआ हो, और आने वाले समय में 2022 का भी चुनाव होने वाला है। आप देखिएगा किस तरीके से फतेह हासिल होगी। समाजवादी पार्टी अभी मनोज भाई पता नहीं क्या बता रहे थे, लेकिन सरकार तो बनी जाएगी। नहीं, कैसे बहुमत मिले ना मिले आपकी किस आधार पे बोलते हैं? अभी आप 2019 का लोकसभा इलेक्शन देख लीजिए, समाजवादी पार्टी कहां थी, बसपा कहां थी, कांग्रेस कहां थी? 80 सीटों का चुनाव हुआ था, कुल मिला के 10 सीटों पे बसपा थी, 5 सीटों पे समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस थी। तो जाहिर सी बात है जनता भी हमारे कामों को पसंद करे। 2019 बहुत पीछे तो नहीं गया, अभी हालिया चुनाव हुआ था, और अभी 2021 में जो चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव हुआ, उसमें भी देख लीजिए किस तरीके से हमारी फतेह हुई। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश की जनता हमारे कामों को, हमारी चीजों को, हमारी बातों को पसंद कर रही है। तो इसमें दूसरे लोग उसमें विघ्न संतोषी हैं, उनको विघ्न खड़े करने में, विघ्न देखने में अगर उन्हें आनंद आता है तो बिल्कुल उनको आनंद लेना चाहिए। चलिए राजीव जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए दिनेश जी, ओबीसी का रिजर्वेशन की डिमांड तो बहुत काफी पहले से चल रही थी, लिहाजा समय का इंतजार था, और भारतीय जनता पार्टी 4.5 वर्षों में जो इन छात्रों का, जो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के
जो नौजवान थे उनका हक छीनने का, अगर इनको, हम अभी भारतीय जनता पार्टी के मित्र की बातें सुन रहे थे, बड़े अच्छे लग रही थी बात हमको कि आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, मनोज जी को मिले, हमको मिले, उनको मिले, सबको मिले। निश्चित तौर पे आरक्षण का लाभ का अधिकारी होना चाहिए। ओबीसी समाज का अगर हक है तो हक मिलना चाहिए। सबसे बड़ी चीज क्या है दिनेश जी कि समय जो है वो 5 राज्यों के चुनाव से पहले भारत के प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हैं और जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहां के लोगों को ले लेते हैं, फिर आरक्षण की बातों को लाते हैं, नीट में आरक्षण की बातों को लाते हैं, हायर एजुकेशन में लाते हैं, फिर वो लोकसभा के अंदर अमेंडमेंट बिल पेश करके और उसको आरक्षण को अमली जामा पहनाने का प्रयास करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मनोज जी बोल रहे थे, उस बात को मैं आज जब आपका यहाँ से मैसेज आया था तो मैं इस बात पे बड़ा गौर कर रहा था कि जब भारत सरकार के अंदर और उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर जो भारत सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की जो संस्थाएं हैं, बीपीसीएल हुआ, एयर इंडिया हुआ, एयरटेल हुआ, भारत सरकार की अन्य नौकरियां हुई जिनमें हम रिजर्वेशन दे सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो रिजर्वेशन का कोई महत्व है नहीं दिनेश जी, देता है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट कह रही है कि मैं आरक्षण लेके आ रहा हूं और पूरे भारत के जितने बैकवर्ड समाज है उसको रातों रात में नौकरी और राजा बनाने की तैयारी में लगा हूं, माननीय मोदी जी कह रहे हैं। लेकिन जब जिन संस्थाओं को ही आप बेच दिए, हजम कर गए, भारत में ऐसा पहली बार हुआ कि आते आते प्रधानमंत्री जी की पता न कौन सी सोच समाहित हुई और कौन सी ऐसी जरूरत पड़ी, जैसे गांव में कोई किसान बड़ा कमजोर हो जाता है और जब उसकी नालायकी, 2 स्थितियों में घर और द्वार बेचने पड़ते हैं किसान को। एक तो उसकी परिस्थितियां अगर अनुकूल नहीं रहती है, उसके बेटों की बेटियों की कहीं शादी होती है, कहीं मजदूरी करनी होती है, कहीं बीमारी होती है, तब बेचता है। और या दूसरा, नालायकियत जब सवार होती है घर के बच्चों की तो जमीन जायदाद बेचने लगते हैं। अब इनमें से कौन सा है, ये तो हमारे भाजपा के मित्र बताएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री जी की कौन सी ऐसी सोच और कौन सी ऐसी मजबूरी आ गई कि एक एक करके 6 वर्षों में 60 से ऊपर भारत के उपक्रमों को बेच दिया गया या शेयर के माध्यम से दूसरे को उसमें इतना भारी बना दिया गया कि भारत की सरकार या उत्तर प्रदेश सहित सारे स्टेट की सरकारों की कुछ भी उसमें चलना नहीं है, बसा नहीं होना। हम निश्चित तौर पे कह रहे हैं कि आप इसको लाइए, इसका स्वागत है, आप इसको पास कराइए, इसका स्वागत है। मनोज जी भी स्वागत करेंगे, वो भी विरोध नहीं कर सकते, कांग्रेस के मित्र भी स्वागत करेंगे। लेकिन इसका स्वागत करने के बावजूद इसके अलावा हम देने क्या जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं, हम कितना, अगर रेलवे की बात कर लें वहां आपको मिलने नहीं जा रहा है, एयर इंडिया की बात कर लें मिलने नहीं जा रहा है, एयरटेल की बात कर लें मिलने नहीं जा रहा है। ऑर्डिनेंस में आपने सारे सेक्टर को आपने उठा करके प्राइवेट सेक्टर या ठेकेदारी या उसमें कौन सा एक नया खांचा आप खींचे हैं कि स्ववित्त पोषित करके, इस तरह की कई ऐसे कानून बना करके आपने इन बच्चों को 10-10, 5-5 हजार रुपए में नौकरी करने पे मजबूर कर दिया आपने। ये भारत की दुर्दशा करने वाले भारत के प्रधानमंत्री जी इन नौजवानों को क्या दे, नौजवानों की तरफ तो आज तक भारत के प्रधानमंत्री जी एक बार आकर के टीवी पे ये कह देते कि मैं बैकवर्ड समाज के लिए 2 लाख नौकरियां भारत में ला रहा हूं और ये देखिए ये ऑर्डिनेंस में ला रहा हूं, ये शिक्षा विभाग में ला रहा हूं, ये आर्मी के अंदर तो खैर इन सब चीजों का महत्व नहीं है, लेकिन जो सिविल के सेक्टर है उनके अंदर ला रहा हूं। कभी आज तक भारत के प्रधानमंत्री या श्रम मंत्री ने इस तरह की बातें करी नहीं करी। निश्चित तौर पे इसको लागू कर दी, वो हो जाएगा, लोकसभा के अंदर पास भी होगा, निश्चित तौर पे पास, राज्यसभा से भी पास होगा क्योंकि सारे दल इसका समर्थन करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ नौकरी की व्यवस्था कब करेगी भारत सरकार, क्योंकि अब तो चुनाव आ गया, अब ये अमेंडमेंट पास हो जाएगा, दलित भाई हमारे सोचेंगे कि हमारे लिए बन गया, बैकवर्ड भाई सोचेंगे हमारे लिए बन गया, लेकिन इससे मिलना क्या है, मिलना दिनेश जी कुछ भी नहीं है। और ये कह रहे थे कि मंदिर में वही बाबा जी का झुंझुना जो जैसे कह लेते हैं कि आने वाले चुनाव में झुंझुना पकड़ा दिया कि ले बच्चा घूमो आप गली गली, वही वाली स्थिति पैदा होने वाली है, बाकी इससे कुछ मिलना आलोक नहीं जी, है। आलोक जी इस सवाल का जवाब वास्तव में दीजिए कि क्या केवल आरक्षण बढ़ा देने से, आरक्षण प्रतिशत बढ़ा देने से समाज का कल्याण हो जाएगा, ओबीसी समाज का भला होगा, या उनके लिए कुछ संसाधन भी उपलब्ध होंगे? भारत में अगर आप देखेंगे तो संसाधन जो भी, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियां हैं, अगर उत्तर प्रदेश की केवल हम बात करें
तो पिछले 4-4.5 साल में हमने करीब 4.25 लाख नौकरियां केवल गवर्नमेंट नौकरियां दी। इसके अलावा उद्योग धंधे जो बढ़ावा जो हमने दिया है उसके जरिए भी नौकरियों का विकास हुआ है। जो नए कारोबारी हमने पैदा किए हैं, जो नई कारोबार लगाने में जो सुविधा हमने प्रोवाइड की है, मुहैया कराई है, उसके जरिए भी कहीं ना कहीं रोजगार बढ़ा है। तो हमें पता है कि हमें अपने नवयुवकों को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, किस तरीके से आगे लेके जाना है। कभी समाजवादी पार्टी के साथी क्यों नहीं सोचते, कभी बसपा के साथी क्यों नहीं सोचते? दोनों पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह काम करती हैं, कभी सवाल करते हैं क्या समाजवादी पार्टी किस तरीके से चल रही थी? कभी मनोज जी ने कभी सवाल अंदर खाने नहीं किया? क्यों केवल यादवों को ही देखा जाता है समाजवादी पार्टी की सत्ता, जब वो सत्ता में रहते हैं, जब उनके मुख्यमंत्री रहते हैं? तो इसी तरीके से बसपा के साथी अभी पता नहीं कौन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, करीब 10 मिनट उन्होंने बोला, कभी बोलते नहीं, कभी उन्होंने पूछा नहीं कि बसपा में मायावती जी के अलावा कोई और पार्टी खड़ी होती है कि नहीं, कोई और नेता रहता है कि नहीं रहता। तो कभी मेरे ख्याल से इन पार्टियों को अपनी चिंता कर लेनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी देखिए अपने तरीके से काम कर रहे हैं। अभी मैं मत बोलिए, अभी मैं सुन रहा था आपको, अभी मैं आपको सुन रहा था, अब आप सुन लीजिए। अभी तक आप बोल रहे थे, मोदी जी के अलावा आप कुछ अभी तक आप बोल रहे थे ना साहब। अरे अब मेरी बारी है, अब मैं तो आपके बीच में अरे आप घंटे भर बोल रहे थे, वही मैं सवाल कर रहा हूँ ना। हम तो बोल लेते हैं, हम तो कर लेते हैं, हम तो चिंता भी कर लेते हैं। आप तो केवल झुंझुना पकड़ाते हैं, आप तो केवल झुंझुना पकड़ाते हैं। नहीं, आप कर क्या रहे हैं? आप जातिवादी सम्मेलनों के अलावा आप कर क्या रहे हैं? इलेक्शन जब आया, जब कोविड की स्थितियां खत्म हुई, अब 4-6 महीने जब स्थितियां सही हुई, तो अब आप सड़क पे निकल आए हैं और आप कर क्या रहे हैं? जातिवादी सम्मेलन कर रहे हैं। कभी आप इन जातियों को झुंझुना पकड़ा रहे हैं, कभी दूसरी जातियों को झुंझुना पकड़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग सम्मेलन करने जा रही है, तो आपका पिछड़ा वर्ग सम्मेलन है क्या? क्या है पिछड़ा वर्ग सम्मेलन? केवल जात जमात की बात करते हैं, या पिछड़ी जातियों में केवल यादव शामिल है आपके? और भी कोई पिछड़ी जाति है क्या? कोई और पिछड़ी जाति है समाजवादी पार्टी में? कोई और समीकरण बनाते हैं क्या आप? तो भाई तब जान चुके हैं, तब आपकी जाति और धर्म की राजनीति को सब अच्छी तरीके से पहचान चुके हैं। बाकी सारी जातियां आप यादवों। आलोक जी, अगर आप एक काम कर दिए होते उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही 4.5 वर्षों में कि आप बैकलॉग की एक सर्वेक्षण, हमको सिखाने की जरूरत नहीं है, आपसे मुझे सीखना है। लेकिन अगर एक काम किए होते तो आज बैकवर्ड की बात करने लायक होते हैं। बैकलॉग की भर्ती किए होते और बैकलॉग से नौकरियां ला करके आप उत्तर प्रदेश के बैकवर्ड समाज और दलित समाज को दिए होते। तब तो हम जानते कि आप बैकवर्डों की सोच रखते हो, दलितों की सोच रखते हो। लेकिन जब आप दलित और बैकवर्ड समाज के लिए एक भर्ती नहीं लाए आप बैकलॉग कर करके, तो कैसे हम उत्थान करने जा रहे हो, बैकवर्ड को उत्थान करने जा रहे हो? कभी आप ये तो मैंने किया है क्या ये सब चीजें? भाई आलोक जी, हमने किया है, हमने 5 वर्षों का बैकलॉग निकाल करके, आपने जो जनता देख रही है, 5 वर्षों का बैकलॉग निकाल के एक दिन में 1 लाख नौकरी देने का काम, लोकसभा इलेक्शन हुआ, एक दिन में 1 लाख नौकरी देने का रिकॉर्ड हमने बनाया है। आलोक जी, वो काम आप सच्चाई नहीं कर पाओगे क्योंकि आपकी मंशा नहीं है। आपकी मंशा केवल रहती है चुनावी मंशा। आप चुनावी बोर्ड में रहते हो और आपको केवल चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है, सत्ता चाहिए आपको। आप सत्ता के भूखे भेड़िए की तरह हो गए हो, चाहे जैसे भेड़िया सोच के लगे। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे चुनाव में आपने भेड़िए की तरह किया और भेड़िए की तरह आपने नोचने का काम किया और सत्ता हासिल करने का काम किया। चलिए, आप लोगों की चुनाव तो आप ढंग से लड़ नहीं पाए। अभी एक और बैठे हैं, उनको भी सुन लो। जनता जान चुकी है आलोक जी, उनको भी सुन लीजिए, उनको भी सुन लीजिए। राजीव जी, मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मनोज जी को सुन लीजिए, फिर एक एक करके जवाब भी ले लेंगे। देखिए, मैं बीजेपी के प्रवक्ता की बहुत सारी बातें कह रही हूँ, उनके जवाब देना जरूरी, और मैं ईमानदारी से बोलूंगा, जो कुछ बोलूंगा। अरे थोड़ा सा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मनोज भाई बोलिए, पूरी गंभीरता से सुनता हूँ आपकी बात, लेकिन ये भी जानता हूँ आप जी बताइए, बोलिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपने जो 4.5 लाख भर्तियां सरकारी डिपार्टमेंट में की हैं, उसमें 5 महत्वपूर्ण विभागों की संख्या बता दीजिए, कितनी आपने भर्ती करी। एक उदाहरण मैं भी बता दे रहा हूँ, 1.5 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट पे वैकेंसियां खाली पड़ी उत्तर प्रदेश के। मेरा आंकड़ा नहीं, सरकार का आंकड़ा।
और भर्तियां भी हो नहीं रही। जो समाजवादी सरकार ने भर्तियां करी थी, जो बाकी भर्तियां बची हैं 4-6 महीने में उसको पूरी कर देंगे। बाकी आपके आंकड़े लेने हो तो निजी नंबर आपके पास है। अगर मैं इसमें आंकड़ा देने लगूंगा हर चीज का तो आपके लिए बोलने का समय नहीं रह जाएगा। बाकी समय लीजिएगा। जवाबदेही आपकी जनता की बाकी जिसकी चिंता आप कर रहे हैं, जो भी नौकरियां बाकी बची हैं, 4-4.5 साल का वक्त, 4 से 4.5 महीने का वक्त हमारे पास बचा हुआ है, बाकी वो भी पूरी हो जाएंगी। तो आपका जो ये दर्द है, आपकी जो ये मुश्किल है, जो सवाल आप उठा रहे हैं उसको हम पूरा कर देंगे। उसकी चिंता आप मत कीजिए, अभी है वक्त हमारे पास। दिनेश जी, मैं सिंगल बोलूंगा, बिना इंटरप्ट के बोलूंगा, मैं फिर नहीं बोलूंगा। देखिए, मैं बड़ी ईमानदारी से बात कहता हूं, और अगर मेरी बात गलत हो तो बीजेपी के नेता हैं, बीएसपी के नेता हैं और आप हैं, आप इन सारी चीजों को कह सकते हैं, इंटरप्ट कर सकते हैं मुझे, और तथ्यों के साथ मेरी बात को काटी जा सकती है। मैंने बताया 1.5 लाख से ज्यादा 1,45,000 के करीब भर्तियां पुलिस विभाग की खाली पड़ी है। तो काहे खाली पड़ी है अगर आपने भर दी? और इन 4.5 लाख में आपसे मैंने पूछा 5 विभाग की नौकरियां बता दो जो समाजवादी सरकार से रिलेटेड ना हो, या आपने भर्तियां निकाली हो और वो भर्तियां हो गई हो, ये बात बताओ। आपको बता दें 1,75,000 हमने उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को, जिनका मानदेय मात्र 3500 रुपए था, उससे बढ़ा के वो हम 40,000 पे उनको ले गए, क्योंकि उनके पास एक लंबा 20 साल का लगभग एक्सपीरियंस हो चुका था पढ़ाने का, जो प्राथमिक विद्यालय से। इस सरकार ने उन 40,000 शिक्षा मित्रों जो पाते थे पैसा, उसको घटा के 10,000 रुपए कर दिया। आप सोचो कितनी जादूगरी है आंकड़ों की। हमने मानदेय वालों को बनाया था, तब भी हमारा आंकड़ा 5 लाख के आसपास रह गया था, जब 1,75,000 लोगों को हमने सरकारी नौकरी दे दी थी। आप सोचो, इस सरकार से पूछो ना, ये सरकार क्यों नहीं बताती है जनता को कि हमने कहां दिए? अरे हम कहते हैं हमने 10 लाख भर्ती कर दी थी, तो क्या मान लोगे क्या? अभी हमसे पूछोगे कहां की थी, किस डिपार्टमेंट में की थी? तो आपसे मैं पूछ रहा हूं ईमानदारी से, और आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते। आप तो यादवों पे आरोप लगाते हैं, लेकिन यादव आप वर्मा लोगों पे आरोप नहीं लगाएंगे। क्यों? अरे हम तो सिर्फ पुलिस में चले जाते हैं, थोड़ा ज्यादा लंबे होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, मेहनत कश होते हैं। आपके जो जिस समाज से आप आते हैं आलोक जी, उस समाज के तो हर क्षेत्र में सबसे ज्यादा आरक्षण तो आप ही ले रहे हैं। हम कहां आपका विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपने बीजेपी के जहर का प्याला पी रखा है, तो आपको अपना बैकवर्ड का भाई आपको नफरत भरी नजरों से नजर आ रहा है, और आप बोलोगे, लेकिन आत्मा आपकी जानती है, आपका दिल जानता है कि रियलिटी क्या है, किन सरकारों में बैकवर्ड को हक मिला है। एक्चुअल कागज पे या टीवी पे बता देना, भाषणों में बोल देना, ये बड़ा आसान काम होता है। वैसे मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं ईश्वर को डरता हूं कि मैं टीवी पे बैठ के गलत शब्द बोल सकूं। हो सकता है मैं जवाब न दूं किसी बात का, हो सकता है मैं ना बोलूं उस बात का। एक बात और है आलोक जी, कि आंकड़ों की जब बात कही जाती है, रोजगार को लेकर बात कही जाती है, तो इसमें सबसे पहले स्वरोजगार भी जोड़ दिया जाता है, कि मतलब जितने लोगों को लोन दिया है उनको भी रोजगार की श्रेणी में आप लाकर खड़े कर देते हैं। अरे इस चीज को जी हेलो जी जी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। 4.25 लाख नौकरियां हमने पिछले जो 4.5 साल का वक्त हमारा गुजरा है, करीब करीब उतनी नौकरियां, मैं सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूँ जी। बाकी नौकरियों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो दूसरे तरीके से नौकरियां मिली हैं। आप चाहे पुलिस की भर्ती देख लीजिए, चाहे शिक्षकों की भर्ती देख लीजिए, चाहे दूसरे स्वास्थ्य विभाग की भर्ती देख लीजिए, वो सरकार पे हमने किया। ये अलग बात है कि समाजवादी पार्टी के लोग जो है उनको अपनी ही सरकार का काम याद आता है। उसी समय वो बोल रहे थे ना 2017 में, ये अलग बात है कि उन्हीं को याद आता है, मनोज भाई को याद आता है कि समाजवादी पार्टी ने क्या काम बोला, क्या काम किया था। अखिलेश यादव जी को पता है कि उन्होंने क्या काम बोला था, क्या काम किया था। 2017 में आपको याद है ना, समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था काम बोलता है। जनता ने क्या सुना? जनता ने सुना कि दाम बोलता है। क्यों? क्योंकि हर काम उनका क्या था? पहली चीज नौकरियां यादवों के लिए, दूसरी चीजें यादवों के लिए, जो अधिकारी पोस्टेड थे यादवों के लिए, और बाकी कुछ एक दूसरे जमात के लिए। बाकी जो काम किया सब भ्रष्टाचार का काम किया। चाहे वो सड़कें बनाई, उसमें क्या कुछ किया मनोज जी अच्छी तरीके से जानते हैं। गोमती के किनारे को साफ किया, किस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ उसमें मनोज जी अच्छी तरीके से जानते हैं। खनन घोटाला किस तरीके से हुआ मनोज जी अच्छी तरीके से जानते, कभी नाम नहीं लेते।
अगर अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी का हाल ये हुआ है तो कभी कभी चिंतन करें कि समाजवादी पार्टी इस कंडीशन में पहुंची क्यों? 2017 में 54 सीटें कांग्रेस के साथ मिलकर के पहुंची क्यों? 2019 में बसपा के साथ मिलकर के 10 और 5 सीट पर पहुंची क्यों? तो कभी मंथन करना चाहिए। जनता किस नजरिए से उनको देख रही है? अभी हालिया चुनाव हुआ, पंचायत चुनाव में किस तरीके से उनकी स्थितियां रही वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कभी उनको मंथन करना चाहिए कि उनकी हाल क्या है, उनका हाल क्या है। हम तो लिटमस टेस्ट दे रहे हैं, हम तो जनता के बीच जा रहे हैं और लगातार जीत भी रहे हैं और इसी कॉन्फिडेंस के साथ 2022 में हम जनता के बीच जा रहे हैं। हमने जो काम किया है पिछले 4-5 सालों में, चाहे वो मोदी जी का शासन रहा हो, चाहे हिंदुस्तान का शासन रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने जो काम किया है, उसी आधार पर तो हम जा रहे हैं। हमने जातिवादी कोई सम्मेलन करने की बात तो नहीं कही। हम तो कोई सम्मेलन नहीं करने जा रहे हैं। हम तो किसी को लुभाने नहीं जा रहे हैं। हम तो कोई ब्राह्मणवादी सम्मेलन करने नहीं जा रहे हैं। हम तो जनता के बीच जा रहे हैं अपने काम के आधार पे। मुझे लगता है 21वीं सदी की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। 21वीं सदी की राजनीति में आपका काम बोलेगा और काम आपको हकीकत में करना होगा। मनोज जी अच्छी तरीके से जानते हैं कि दुनिया बदल गई है, जिंदगी बदल गई है, लोगों की उम्मीदें और लोगों की आकांक्षाएं बदल गई हैं। इसलिए अब जात के आधार पे जो चलिए आलोक जी केमिस्ट्री बनाते हैं, जो चैनल पे जाना है दिनेश जी, मुझे दूसरे चैनल पे जाना है। मैं अपना लास्ट वक्तव्य देके निकल रहा हूँ। जी मैं एक लाइन में बोले दे रहा हूँ। बीजेपी के साथी बहुत सुंदर विश्लेषण किया विपक्ष का। मैंने विपक्ष के विश्लेषण की बात नहीं पूछी थी। मैंने पूछा था 5 उन विभागों का कृपया नाम बता दीजिए जिन पे आपने 4.5 लाख नौकरियां दी हैं। एक का नाम आया क्या? क्या जब नहीं आई तो सब कुछ हवाई है। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा क्योंकि मुझे दूसरे चैनल पे जाना है। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। राजीव जी, राजीव जी आप तक आवाज पहुंच रही है? लगता है राजीव जी से हम दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आलोक जी आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, थोड़ा सा मेहमानों से जुड़ने में तकनीकी खराबी की वजह से हम फिर से प्रयत्न करेंगे कि मेहमानों के साथ जुड़ें। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो राजनीति चल रही है, अब उस राजनीति में एक नया मोड़ आया है, जहां आरक्षण सरकार पर आरक्षण को लेकर, ओबीसी आरक्षण को लेकर के जिस तरह तमाम बातें कही जा रही थी, अब वो 27% कमिटमेंट बिल पास कर दिया गया है और सभी पक्ष इसका सपोर्ट कर रहे हैं। राजीव जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? आवाज आ रही है? जी राजीव जी, तमाम तरह की बातें हो गई, आंकड़ों को लेकर के बात हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि खासकर जिस तरह से ओबीसी या अन्य जो दल हैं, उन दलों के लिए एक व्यवस्था क्या की जा रही है कि केवल आरक्षण देने से, महज आरक्षण देने से क्या किसी जाति का किसी वर्ग का भला हो सकता है? मान लीजिए ओबीसी में 50% भी आरक्षण दे दिया जाए तो उनको उसका लाभ क्या मिलेगा? जब उसके पास कोई विकल्प संसाधन नहीं है तो क्या 50% आरक्षण से क्या होगा उसका? दिनेश जी, ये एक बड़ी विडंबना है। आने वाले समय में, अभी आपको मैं बताऊं, इसकी विस्तृत एक जिस तरह से जाति गणना होने जा रही है, उसका अगर ओबीसी समाज या जो भी दलित समाज है उसका कहीं लाभ दिख रहा है तो कहीं बहुत बड़ा हानि समाज में भी होने जा रहा है। इस चीज को मतलब राजनीतिक दल से हट के एक बात मैं करूं अगर, तो देखा जाए कि अगर मान लीजिए बैकवर्ड समाज में 69-70 जातियां जिसको जोड़ करके आप पूरी तरह से एक बनाने जा रहे हैं ट्रैक की, उत्तर प्रदेश के अंदर मान लीजिए 70 जातियां हैं और 70 पद अगर निकलते हैं, सोचिएगा दिनेश जी, 70 पद किसी भर्ती के लिए भारत सरकार निकालती है या 100 पद निकालती है, और अगर 27% इनको आरक्षण देती है और 27 पद इनके होते हैं और 70 जातियों को समायोजन करना है, सोचिए कितनी विकराल स्थिति पैदा होगी। कोई 2%, कोई 1%, कोई आधे %, ये सारी स्थिति ऐसी पैदा हो जाएगी कि आने वाले समय में आप जिस चीज की परिकल्पना लेकर चल रहे हैं कि हम इन जातियों को समायोजन करेंगे, वो मुझे नहीं लगता है कि ये पूरी तरह से पारदर्शी हो पाएगी। पारदर्शी होने का मतलब ये, अगर हम बंटवारा करने चाहें, अगर अंकों में वो हो कि 100 में 100 बांटना है, तब तो आप एक एक बांट देंगे दिनेश जी।
लेकिन अगर 100 में 27 बांटने हैं और 27 में भी 70 आदमी हो, तो आप सोचिए कितनी विकराल स्थिति होने जा रही है। और किस तरह से आप बंटवारा करेंगे और किस तरह से देंगे। कोई 9% है, कोई 6% आएगा, कोई 3% आएगा, कोई 2% आएगा। निश्चित तौर पे देना है सबको, इसमें कोई दो राय की नहीं देना, लेकिन कहीं ना कहीं मतभेद आपस में इन ओबीसी और इन दलित समाज के जातियों के बीच में आएगी। ये पूर्णतः सत्य बात है। ये मैं राजनीति से हट के बात कर रहा हूं, मैं राजनीतिक तौर पे नहीं बात कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि आज की डिमांड जहां ओबीसी का रिजर्वेशन आ रहा है, उसको जातियां जोड़ने का किस तरह से लागू हो रहा है, ये एक बड़ा प्रोफाइल बन रहा है। लोकसभा के अंदर पास होगा, राज्यसभा के अंदर पास होगा। हमारा भी दल इसकी नियति और नीति को देखते हुए समर्थन करेगा, इसको पास करवाएगा। उत्तर प्रदेश सहित भारत की हर जनता को इसका लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। लेकिन हम लोग एक चीज जरूर चाहते हैं, जैसा अभी आलोक जी कह रहे थे कि हमारी पार्टी जाति पे, इस पे, उस पे बातें नहीं करती है। आलोक जी, हम तो निश्चित तौर पे ब्राह्मण सम्मेलन, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रधानमंत्री जी पहले दिन जब उत्तर प्रदेश में आए थे तो बोले मैं बैकवर्ड का हूं। जब अभी चुनाव आ गया तो उत्तर प्रदेश से बैकवर्ड समाज से उठा करके 5-6 मंत्री बना दिए। यहां तक तो ठीक था। उसके बाद जब लोकसभा में गए और जब हंगामा हो रहा था तो बोलने लगे कि ये देखिए बैकवर्ड समाज के मंत्री लोग आ गए, दलित समाज के मंत्री लोग आ गए, आप लोग इनसे परिचय कर लीजिए, इनसे रूबरू हो लीजिए। इसका मकसद क्या है, इसका मतलब क्या है? यानी कि जब चुनाव आएगा तो आप किसी को मंत्री बनाएंगे, चुनाव चला जाएगा आप उसको कहेंगे पीछे वाले रास्ते से निकल जाइए, आप दूसरे को मंत्री बनाओ। इस तरह का लोकतंत्र की व्यवस्था आप करने जा रहे हैं। ये एक परिपाटी आप बना देंगे, ये परिपाटी हमारे लिए भी बना देंगे आप, कांग्रेस के लिए भी, सपा के लिए भी, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं ये चीजें सोचने लगेंगे कि यार ऐसे ही करने से अगर लाभ है कि आज हम जिस प्रदेश में चुनाव हो उस प्रदेश के 4 नेता को लावें और बैकवर्ड लावें, दलित लावें और उनको मंत्री बनावें और 2 महीने बाद बिना परफॉर्मेंस पूछे, बिना उनकी योग्यता पूछे उनको हटा दे कि अच्छा काम किए कि बुरा काम किए। इस तरह के जिस तरह से मंत्रिमंडल में इन लोगों ने काम किया, सोचने वाली बात है दिनेश जी कि स्वास्थ्य मंत्री ने, आप कह रहे हो खराब काम किया, नहीं हटा दिए गए। कानून व्यवस्था वाले मंत्री जी थे, खराब काम किए, नहीं हटा दिए गए। ब्रॉडकास्टिंग वाले मंत्री जी थे, खराब काम किए, नहीं, आप स्वीकार नहीं करते हो कि खराब किए हैं और आप हटा देते हो। इससे क्या संदेश जाता है जनता के लिए? एक ही संदेश जाता है कि आप एन केन प्राक्रेन किसी भी तरह से आप केवल सत्ता के सहभागिता और सत्ता के लोभ में डूबे हुए हो। आप जनहित के लिए काम, अगर जनहित में आप कह रहे हो कि स्वास्थ्य मंत्री अच्छा काम कर रहे थे, कानून मंत्री जनहित में अच्छा काम कर रहे थे, तो फिर इनको हटाने की नौबत क्यों आई और हटा करके दूसरे की लाने की नौबत क्यों आई? ये सारी चीजें आलोक जी के लिए इसमें ध्यान में डाल रहा हूं कि ये बार बार कहते हैं कि हम ओबीसी की बात नहीं करते, हम दलित की बात नहीं करते, हम जातिवाद बात नहीं करते, हम धर्मवाद बात नहीं करते। आपकी पार्टी तो इतनी जातीयता और इतने धर्मवाद से कूट कूट के भरी हुई है जितना हिंदुस्तान में कोई दूसरा दल नहीं भरा हुआ है। रही बात बैकवर्ड की, आप लाइए, हम लोग समर्थन करेंगे। समाजवादी पार्टी भी मुझे नहीं लगता है कि बाहर जाएगी, वो समर्थन करेगी। चुनाव है, चुनाव के दरमियान आप भी लाए हैं जुमलेबाजी करने के लिए, करा लीजिए, हम भी समर्थन करेंगे। कौन किसको वोट देता है और इससे बैकवर्ड का कितना भला होता है ये तो समय बताएगा। जवाब दीजिए आलोक जी। नहीं, किन बातों का जवाब तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मुझे याद आ रहा है कि बसपा की नेता मायावती जी जब नेता हुआ करती थी तो एक बात कहा करती थी, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। हम एक कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारी मांगे हैं उत्तर प्रदेश से ही अगर रख लें तो 70 जातियां हैं जिन्होंने अपना प्रतिवेदन दिया है राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सामने कि उनको पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए। इसमें जांच के बाद इसमें जब देखा गया तो कई जातियां ऐसी हैं जिनको पिछड़े वर्ग में शामिल किया जा सकता है, लेकिन एक संविधान की बंदिश थी जिसकी वजह से हम उनको पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल नहीं कर सकते थे। अब अगर केंद्र सरकार उस बंदिश को खत्म कर रही है, उस रास्ते को ओपन कर रही है, तो किस बात का खलल है, किस बात का दुख है, किस बात की चिंता है? तो मुझे लगता है कि इनको तो इस बात से खुश होना चाहिए, क्योंकि यही बात तो कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे जो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं, दलित सम्मेलन कर रहे हैं, अगड़ा सम्मेलन कर रहे हैं, ये इस तरीके से कर रहे हैं क्योंकि इनको वोटों की गणित बैठानी है।
ये वोटों की गणित के हिसाब से काम कर रहे हैं, हम जरूरत के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि जरूरत के हिसाब से आलोक जी। नहीं, मंत्री बनाया तो उसमें आपको खुश होना चाहिए। आप ही तो कहते थे ना कि जिसकी जितने हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी। अगर पिछड़े वर्ग के कुछ लोगों को भी हमने शामिल किया है तो मुझे लगता है कि इसमें आपको बहुत दुख नहीं होना चाहिए। आपको किस बात का दुख है? लेकिन आप क्यों उतना परेशान है? और दूसरी चीज है, देखिए अब आप सुन लीजिए, अगर आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो मैं फोन रख दूंगा। चौधरी मंत्री हैं। देखिए आपको सुनना, देखिए ये आपका मसला नहीं है। मसला आपका तब होता है जब आप मायावती जी से सवाल करते हैं कि किसको आप मंत्री बना रहे हैं। भाई आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपने मंत्रिमंडल में जिसको शामिल करना है, अगर उनको अपने मंत्रिमंडल में किसी को रखना है, किसी को शामिल करना है, तो आपको इसमें इतना अफसोस किस बात का? भाई आपको इसमें मैं देखिए आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं नहीं हूं यहाँ पर। आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं नहीं हूं। मैं जनता के सवालों का जवाब देता हूं, आपके मार्फत दे सकता हूं, आपके मार्फत दे सकता हूं। आप एक सवाल मैं जान रहा हूं, मैं समझ रहा हूं कि आप एक चश्मा लगा के आए हैं, चश्मे के अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा। आप एक बार भी सवाल नहीं करेंगे कि मायावती जी का जब शासन चल रहा था तो किस तरीके से चल रहा था, बसपा किस तरीके से टिकट देती है, कभी आपने सवाल किया क्या? किसको नहीं मालूम कि पैसा लेकर के बसपा में टिकट दिया जाता है? कभी क्या सवाल करते हैं आप? भाई हमारा दायित्व है, केंद्र सरकार का दायित्व है, उत्तर प्रदेश सरकार का दायित्व है कि जो भले के लिए होगा, जो आम जनता के भले के लिए होगा, जो सबके भले के लिए होगा, वो काम करना हमारा नैतिक दायित्व है। वो काम हम कर रहे हैं। आपको किस बात की परेशानी हो रही है साहब? चुनाव के समय नहीं, आपके लिए आप देखिए, आपको लग रहा है कि चुनाव का समय है, भाई हमारे लिए तो काम करने का समय है। अरे अब आप एक बार बोल चुके हैं ना भाई, बीच बीच में काहे टोकते हैं आप? हर बात पे आप टोकेंगे तो जवाब मैं कैसे दूंगा? चलिए बोलिए। आप हर बात पे टोकेंगे तो जवाब मैं कैसे दूंगा? बोलिए आलोक जी। 4.5 साल का वक्त किसी सरकार को मिला है। 4.5 साल वक्त हमने काम किया, 1.5-2 साल उसमें कोविड लील गया। ये तो आप अच्छी तरीके से जानते। कभी आपने ये भी देखा कि उत्तर प्रदेश में आप खुली हवा में सांस क्यों ले पा रहे हैं? किस तरीके से हमें हेल्थ सेक्टर में काम करना पड़ा, किस तरीके से हमें अपने अस्पतालों के लिए काम करना पड़ा। मायावती जी ने किस तरीके का, और मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी के साथ इस समय नहीं है, उनको अच्छी तरीके से मालूम है हमें क्या मिला विरासत में, हमें किस तरीके से पूरे स्ट्रक्चर को खड़ा करना पड़ा। आज अगर आप रैलियां कर पा रहे हैं, अगर आप जातिवादी सम्मेलन कर पा रहे हैं, तो इसलिए कर पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से कोविड गायब हो चुका है, कोरोना यहाँ पर अब नहीं रह गया है। दो चार महीने के पहले की दास्तां देखिए ना, उस समय किस तरीके से आप घरों में सिमटे हुए थे। आपकी मायावती जी कहाँ थी आपको पता नहीं होगा, अखिलेश जी कहाँ थे किसी को पता नहीं होगा, प्रियंका गांधी जी कहाँ छिप गई थी किसी को पता नहीं होगा। लेकिन आज अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, अगर आप साइकिल रैली निकाल पा रहे हैं, आप सम्मेलन कर पा रहे हैं कहीं, कभी अयोध्या में, किसी दूसरे इलाके में, तो आप ये जानिए कि बहुत सारे लोगों ने अपना खून पसीना उसमें दिया है। बहुत सारे लोगों ने, और आलोक जी, बहुत सारे लोगों ने खतरा उठा करके सड़कों पर भी उतरे हैं। आलोक जी, आपको पता होगा कि योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, खुद कोविड पॉजिटिव हो गए थे। उनके घर में एक हादसा हुआ था, अपने घर में भी नहीं गए थे उस कोविड पीरियड में, ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को राहत पहुंचाया जा सके, कहीं कोई अव्यवस्था ना हो पाए। तो वो समय जो पूरी दुनिया को जिस बीमारी ने दहलाया था, उसको हमने किस तरीके से काबू पाया, आप उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। हमें आपकी तालियों की जरूरत भी नहीं है, आपके अप्रिसिएशन की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जब कोविड था, कोविड के अलावा दिमागी बुखार पूर्वांचल में, मैं आपको आईना दिखाता हूँ, आईना देखिए जरा आईना देखिए ना। मैं पूर्वांचल में रिपोर्टर था, एक न्यूज चैनल में काम करता था। वहां के मेडिकल कॉलेज में किस तरीके से दिमागी बुखार, इंसेफ्लाइटिस के रोगी आते थे, आप कभी काबू नहीं कर पाए उसको। योगी सरकार जब आई तो लग करके उसको काबू पाया। आप वहां की तस्वीर देखिए, किस तरीके की तस्वीर पूर्वांचल से दिमागी बुखार की निकलती थी। एक बेड में 3 पेशेंट वहां पे लेटे रहते थे। हर दिन कम से कम 10-20 मरीज, केवल छोटे बच्चे, मासूम बच्चे उसी मेडिकल कॉलेज से निकल के आते थे। तो आप एक छोटी बीमारी को काबू नहीं कर पाए, और कहां महामारी को काबू पाना था। 100 साल में जिसने पूरी दुनिया को लपेटे में ले रखा था, उस बीमारी को काबू अगर हम कर पाए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो कोशिशें हैं, निश्चित रूप से कुछ एबनॉर्मल चीजें भी हुई होंगी। हर मौत का दुख है जिसकी बात आप करते हैं, हमने भी उसको, उस वाक्य को देखा है, उस समय को देखा है।
निश्चित रूप से महामारी जब आती है तो कुछ मुश्किल वक्त भी आता है, संसाधन जरा कम पड़ जाते हैं। आप कितना भी संसाधन किसी इलाके में झोंक दें, किसी अस्पताल में झोंक दें, अगर महामारी कोई आती है तो निश्चित रूप से बहुत सारी मुश्किल आती है, लेकिन उस मुश्किल को भी हमने काबू पाया है और अपनी जिजीविषा से काबू पाया है। आप उसको देखेंगे नहीं, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, मैं आपको दिखाना भी नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश की जनता और हिंदुस्तान की जनता उसको अच्छी तरीके से जानती है कि हमने किस तरीके से काम किया है, किस तरीके से हम आगे बढ़े हैं, किस तरीके से हम, चाहे वो पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे अगड़े समाज के लोग हों, हम राजनीति नहीं करते जातियों के नाम पर। साफ एक बात हम कहते हैं, जात जमात के नाम पर अब राजनीति नहीं करते, लेकिन हम काम करते हैं। पिछड़ी वर्ग के मुस्लिम महिलाओं के लिए किस तरीके से उनका शोषण होता था, उनके लिए किस तरीके से काम किया, आपने शायद देखा हो, शायद ना देखा हो, अब जानते हो ना जानते हो, लेकिन हम सभी जातियों के लिए, सभी समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए एक तरीके से काम करते हैं, एक आंख से सभी समाज को देखते हैं। चलिए राजीव जी। दिनेश जी, अगर काम कर रही होती भारतीय जनता पार्टी, इतने अच्छे काम किए होते तो आज जरूरत न पड़ती कि मंत्री बनाओ बैकवर्ड समाज का और मंत्री बनाओ बैकवर्ड समाज का। आज जिस तरह से बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, संकल्प पत्र के बारे में पूछा जा रहा है तो अनाप शनाप बातें कर रहे हैं लोग, दूसरे तरफ से मोड़ने का जनता का काम कर रहे हैं। आज सबसे बड़ी स्थिति ये बनी हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, 4 महीने पहले जो स्थिति थी, जो सैकड़ों आदमी ऑक्सीजन के बगैर मर गए, और इतनी निर्लजता सरकार की कहेंगे कि लोकसभा के अंदर या भारत सरकार को लिख के भेजती है कि एक भी आदमी ऑक्सीजन के बगैर नहीं मरा। शायद सरकार को ये मालूम नहीं कि हर घर से 20 करोड़ जनता में 5 करोड़ घरों से हर घर से एक ना एक आदमी इस चीज से प्रभावित रहा, और प्रभावित होने के बाद ऑक्सीजन के लिए रोड पे तरसा, एक सिलेंडर 20-20 हजार रुपए में आपने बिचवा दिया इसी उत्तर प्रदेश के अंदर। आप संसाधनों की बात करते हैं, हिंदुस्तान के अंदर संसाधनों को वो स्थिति आपने पैदा कर दी। आप छोटी छोटी दवा नहीं दे पाए, बड़ी दवा की तो बातें छोड़िए, यहाँ तक कि आपके स्वास्थ्य मंत्रियों को ये कहना पड़ गया कि ये इंजेक्शनें प्रभावी नहीं है, क्योंकि उस इंजेक्शन की, जिस इंजेक्शन की ज्यादा डिमांड हो गई उसको निष्क्रिय आपको बताना पड़ गया। इस तरह की व्यवस्था आपने कोरोना काल में करी। दूसरी चीज, आप लोग आए थे जिस दिन, उस दिन कहे थे कि गड्ढा मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश को 3 महीने के अंदर। आलोक जी, क्या स्थिति है? जहां लखनऊ में अगर आप रहते हैं तो लखनऊ की स्थिति देख लीजिए, आधा लखनऊ गड्ढे में है। कानपुर की स्थिति चल के देख लीजिए, आधा कानपुर गड्ढे में है। ये स्थिति आपने बना दिया। आप आदर्श गांव लेके आए थे, कहाँ है आपके आदर्श गांव जो सांसदों के द्वारा बनाए जाने थे? 2-2 गांव, एक गांव हर साल में। 6-7 साल हो गए आपके, कहाँ गए गांव? नहीं आप बताओगे, गांव चले गए। आप 70 लाख नौकरी कह रहे थे कि देंगे, 14 लाख प्रति वर्ष के हिसाब से आप 4 लाख पे नहीं पहुंच पाए, 7 लाख पे नहीं पहुंच पाए, 10% आप नहीं दे पाए। आपके संकल्प पत्र हैं, निकाल के मैं मोबाइल में लगा के आए हैं, निकाल के दिखाऊंगा आपको कि 70 लाख रोजगार की आप बातें करते हो और देते क्या हो? कुछ नहीं। आप जिस तरह से हिंदुस्तान के अंदर सत्ता में आए थे कि गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं रहना चाहिए, आप गरीबी आज बढ़ गई है महोदय। आलोक जी, गरीबी बढ़ी है हिंदुस्तान के अंदर। आपके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने सरकार की आय दुगनी कर दी, हमने कंपनियों की आय दुगनी कर दी। बहुत सारी बातें आपने कर दी, अब सुन, उसका जवाब भी सुन लीजिए। सरकार जवाब आप हमी से लेंगे ना आलोक जी? जवाब ले लीजिए, समय कम है, जवाब ले लीजिए। अब आप मंच, अरे मैं सारी बातों का जवाब दे दूंगा आपकी। मुझे मालूम है मित्र, हिंदुस्तान की सहित उत्तर प्रदेश की जनता आज 10-10 हजार रुपया जो कमाती थी शहरों में, उनको भी आप 5-5, 2-2 हजार रुपए की स्थिति पैदा कर दिए। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, किसी दूसरे सरकार की देन नहीं है। अगर आप सत्ता में हो, आप उंगली आप ही की तरफ उठेगी। चलिए राजीव जी, जवाब भी ले लीजिए। जितने सारे सवाल एक साथ कर लेंगे तो फिर सब जवाब भी उसी में उखड़ जाएगा। मुझे तो कुल मिला के ये याद रह गया कि आपने विकास की बात शुरू की। आपके यहाँ विकास क्या होता है, हमारे यहाँ विकास क्या होता है, हम थोड़ा सा इस पर बात कर लेंगे। अरे अब आप बीच में, अब आप मत बोलिए ना सर, अब आप बीच में फिर आ जाएंगे तो कैसे चले? अब आप बीच में आप बात, अरे सुनने का भी हौसला रखिए। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 9 पावर स्टेशन बनाए 2005 से 12 के बीच में। आपने क्या किया ये सबको अच्छी तरीके से मालूम है। जिसे बिजली किसानों को आप देख भैया, हमारे बनाया हुआ पावर हाउस से आप उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से वितरण कर रहे हैं। चलिए आपने इतना अच्छा काम किया
कि समाजवादी पार्टी आपको पूरी तरीके से नील गई। उसके बाद आप उसी मेरी बात सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन तो लीजिए। अरे आप सुन तो लीजिए। अब आपको सुनना नहीं तो हम मस्त रहे तो अब आपको भी विदाई की तैयारी कर दी है। अरे आपको आप सुन तो लीजिए। आपको भी उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इनको जल्दी हटाओ, नहीं रोजी रोटी के लिए 200 रुपए सरसों का तेल और 40 रुपए का नमक खरीदवाने पर मजबूर कर देती है ये पार्टी। 100 रुपए में प्याज खरीदवा देती है, 110 रुपए में पेट्रोल खरीदवा देती है। आप लेना चाहेंगे तो जवाब दे दें हम आपको। अगर आप जवाब लेना चाहते हैं तो जवाब दे दूंगा आपको। राजीव जी अगर आप स्टूडियो को मंच समझ ले रहे हो वो बात अलग की है तो सुन तो लीजिए ना साहब। सुन लीजिए साहब। और 1000 का सिलेंडर दोगे उस योजना अरे सुन तो लीजिए साहब। मुफ्त में दे रहे हैं। अरे 1000 में योजना में सिलेंडर मिल रहा है भाई। अरे सुन तो लीजिए साहब, 1000 में सुन तो लीजिए। 1000 में देने जा रहे हो सिलेंडर। अरे सुन तो लीजिए साहब। हिंदुस्तान में अरे मित्र आदमी कितना परेशान है, इस पे आप वोट मांगते हो। मित्र अगर इतना अधीर आप जो है मायावती जी के सामने हो जाते तो मेरे ख्याल से बसपा का ये हाल नहीं होता जो आज है। देखिए बसपा का हाल जनता ने किया। 2019 में उन्होंने सपना देखा। आप लोगों ने बड़ी बातें करके उनको बर्बाद कर दिया। बसपा का आज हाल जो है 2019 में इलेक्शन हुआ, कुल मिला के 10 सीटें। अरे भाई आप दिल्ली की राजनीति में जाएंगी, प्रधानमंत्री बनेंगी। समाजवादी पार्टी की साइकिल पर वो सवार हो गई और सवार होने के बाद उनको क्या मिला? 10 सीटें, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को। आप बड़ी बातें करते हैं। पंचायत के चुनाव में आपको क्या हासिल हुआ? इससे पहले के इलेक्शन में विधानसभा चुनाव में आपने क्या हासिल किया? तो आप केवल बड़ी बातें सवाल कभी जाकर के बसपा के मंच पर भी कर लिया करें, कभी मायावती जी के सामने भी कर लिया करें। हमने जो काम किया उसका जवाब सुनना चाहे तो सुन लीजिए। कोरोना काल में पूरा अरे आप प्रभावित रहा। अगर आप सुनना नहीं चाहते, अरे आप सुनेंगे तो पहले। उसका धन्यवाद बहुत प्रयास किए हो। अब बीच में कोरोना काल में आलोक जी, इसी कोरोना काल में आपके प्रधानमंत्री ने लगभग 1000 नहीं बल्कि 8400 करोड़ रुपए का जहाज भी खरीदा है। जिस स्थिति में हमारी स्थिति खराब है और वो जहाज कहां से आई आप सोचिए। इस देखिए मैं गुजारिश करता हूं, आपने इतने सारे सवाल किए हैं तो उसका जवाब भी ले लें। राजीव जी अगर आप नहीं इस तरीके से बहस नहीं होती है, डिबेट इस तरीके से नहीं होती है। ये मैं बसपा के मंच में हम नहीं आए हैं कि मैं आपकी सुनता रहूं। अगर आप सवाल करेंगे तो सवाल का जवाब सुन लीजिए। इस तरीके से नहीं होता ना। चलिए डिबेट इस तरीके से नहीं की जाती। आपने बहुत सारे सवाल किए तो उसको सुनिए। आप बुंदेलखंड में क्या करते थे? वहां खनन घोटाला होता था, किसको नहीं पता? वहां की नदियों को आप किस तरीके से सोखते थे? वहां किस तरीके से बालू, वहां किस तरीके से मोरंग को आप निकाल के अरे कोई कौन नहीं जानता कि बसपा समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था? हमने क्या किया? शांत रहिएगा, आप जरा शांत रहिएगा। अब आप जरा शांत रहिए, सुनने की भी हैबिट डालिए, सुनने की भी आदत डालिए। अरे सुन भी लीजिए साहब, सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं। अरे मायावती जी के सामने आप बोल नहीं पाते। यहाँ आपके आप ही के दल के खनन माफियाओं ने मिल करके सत्ता के साथ मिल करके और मरवा दिया। आलोक जी, चलिए आलोक जी, लगता है संपर्क कट गया है, जुड़ेंगे हम। लेकिन मुझे लग रहा है कि समय भी लगभग पूरा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बहस में शामिल होने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाति का कितना महत्व होता है ये सभी को पता है। और इससे कोई भी दल, चाहे बीजेपी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी दल इससे अछूता नहीं रहता। सब अपनी अपनी जुगत में रहते हैं कि किस तरह से इन वोटों को अपने खेमे में किया जाए। उसी का प्रयास चल रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, देखते हैं क्या क्या कुछ और निकल कर आता है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।